तो आज वर्ल्ड वाटर डे है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस। जरा सोचिए, अगर आपको किसी दिन पानी ना मिले तो क्या होगा। ये कल्पना मात्र है आज के लिए। हो सकता है आप ये सोचें कि ऐसी कल्पना आखिर क्यों की जाए, हमारे आसपास तो सब ठीक ठाक है। लेकिन जो हालात इस वक्त हैं, अनुमान ये है, या अनुमान न कहें, इसे आशंका अगर कहें, आशंका ये है कि एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आने वाला है जिस दिन वाकई में आप सुबह उठेंगे और आपके पास जो आज मौजूद पानी है वो संभवतः न हो। जिस तरह से पानी दुनिया भर में ख़त्म हो रहा है तेज़ी से, या पानी की बर्बादी हो रही है, वो कम से कम इसी तरह के संकेत दे रहे हैं। और इसीलिए आज हमने जो अपना विषय रखा है वो यही रखा है कि बचाओ पानी वरना ख़त्म कहानी। मानवता की जिस कहानी की अवधारणा की पृष्ठभूमि में पानी एक बड़ा महत्वपूर्ण तत्व रहा है, उसी पानी की कमी के कारण मानव की जो संपूर्ण जाति है वो खात्मे के कगार पर आ सकती है। अब इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं रही। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में दूषित पानी पीने से हर साल 14 लाख लोगों की मौत हो जाती है, और यही नहीं, शुद्ध पानी नहीं मिलने की वजह से लगभग 7.5 करोड़ लोगों की उम्र घट जा रही है। हर चौथा इंसान साफ पानी पीने से दूर है, जबकि लगभग हर दूसरा इंसान साफ सफाई से दूर है। अब साफ सफाई का मतलब यही है कि पानी की कमी की वजह से जो साफ सफाई होती है उससे वो महरूम रह रहा है, पानी की कमी की वजह से। पानी की समस्या ऐसी है कि हर 44% घरों में, पूरी जितने भी दुनिया के उपलब्ध हाउस होल्ड्स हैं उनमें 44% घरों में साफ पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। यही नहीं, पिछले 100 सालों में 50% खेती की नमी जो है वो सूख गई है, अगर आप 1900 से अब तक के डेटा देखें तो। यानी कि खेती लायक जितनी नमी चाहिए वो भी नहीं बची है। लगभग 50% इसमें कमी आ गई है। तो हमारा भविष्य किस ओर जा रहा है आप समझ सकते हैं। एक तरफ पानी की किल्लत हो रही है तो दूसरी तरफ डिमांड भी तेजी से बढ़ रही है। आंकड़ों के मुताबिक, जो यूनाइटेड नेशंस के जो प्रोजेक्शंस हैं उनके मुताबिक साल 2050 तक जो मौजूदा डिमांड है पानी की, उसमें 55% की बढ़ोतरी हो जाएगी। अब एक तरफ पानी घट रहा है और डिमांड बढ़ रही है, तो फिर हम किस त्रासदी की ओर बढ़ रहे हैं आप आसानी से समझ सकते हैं। और इसी में अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का, क्योंकि हमें विकास भी चाहिए और बहुत सारी दुनिया के देश मैन्युफैक्चरिंग की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग की जो डिमांड है वो बीते कुछ सालों में 400% तक बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब ये भी जान लीजिए कि पानी का 72% इस्तेमाल जो हो रहा है वो खेती में हो रहा है। यानी कि टोटल अगर आप देखेंगे इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो रहा है, तो 72% इस्तेमाल खेती में हो रहा है। घरों के लिए जो बचता है वो 16% बचता है, और इंडस्ट्री में जो पानी जा रहा है वो 12% उसमें इस्तेमाल हो रहा है। यानी कि खेती और इंडस्ट्री के लिए हमें एक बहुत बड़े हिस्से की आवश्यकता है जो मौजूदा उपलब्ध पानी है। अब जरा ये देखें कि प्रति व्यक्ति आय के आंकड़ों को अगर आप देखें बीते कुछ सालों में, और 2001 से अगर हम तुलना करें आज की और थोड़ा सा आगे की भी अगर प्रोजेक्शंस देखें, तो आंकड़ों के मुताबिक भारत में 2001 में प्रति व्यक्ति आधार पर जो सालाना पानी की उपलब्धता थी वो करीब 1816 क्यूबिक मीटर थी। अब 2011 में ये घट गई, घटकर रह गई 1545। 2021 में ये और घटी है, 1486 क्यूबिक मीटर पर रह गई, और अब अंदेशा ये है कि 2031 तक ये प्रति व्यक्ति 1367 क्यूबिक मीटर पानी ही उपलब्ध रह पाएगा। यानी कि एक तरफ हमारी ज़रूरतें बढ़ रही हैं और दूसरी तरफ जो पानी की उपलब्धता है ये लगातार कम हो रही है। हमने वैश्विक परिदृश्य आपको बताया, और जो क्यूबिक मीटर में जो हमने पानी के जो आंकड़े दिए उपलब्धता के, ये हमने भारत के आंकड़े दिए। तो भारत में ज़बरदस्त किल्लत आ सकती है, और इसके अलावा जो दूसरे डेटा हैं वो भी काफ़ी डराते हैं। एक मोटा अनुमान अगर हम देखें तो भारत में जिस रफ्तार से पानी घट रहा है उसकी दर अगर आप देखें तो हर साल 3 सेंटीमीटर पानी का भंडार कम हो रहा है। यानी कि जो उपलब्ध पानी है हमारा वो 3 सेंटीमीटर कम हो रहा है हर साल। तो आप स्थिति की भयावहता का अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन आज विश्व जल दिवस पर क्या करने की आवश्यकता है, किस दिशा की ओर हमें जाना चाहिए, इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर इंदिरा खुराना, जो कि चेयरपर्सन हैं इंडियन हिमालयन रिवर बेसिन काउंसिल,
और कमिश्नर हैं पीपल्स वर्ल्ड कमीशन ऑन ड्रॉट एंड फ्लड की डॉक्टर इंदिरा खुराना। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे शो पर। मैम कुछ डेटा हमने जो दिए हैं वो हमने यूएन धन्यवाद और जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो डेटा आते हैं हमारे, उनके आधार पर जो फैक्ट्स हैं हमने वो रखे। लेकिन एक मोटी मोटी राय, आम राय, ख़ासतौर से आप जैसे लोग जो ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, उनमें ये है कि ये आंकड़े महज एक मोटी तस्वीर पेश करते हैं, जबकि यथास्थिति जो असली स्थिति है, जो वस्तु स्थिति है, वो इससे भी भयावह है। तो जल संकट की मौजूदा स्थिति क्या है मैम? बहुत बहुत धन्यवाद दीपक, मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। और आपने जो हम सब के सामने जो आपने डेटा प्रेजेंट किया, और आपने कहा कि ज़्यादातर ये फिगर्स, आंकड़े यूनाइटेड नेशंस के हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि आज से यूनाइटेड नेशंस में न्यूयॉर्क में वर्ल्ड वाटर कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ है, और वो 47 साल के बाद। तो पहला जो हुआ ये 47 साल के पहले हुआ, और इतने साल लगे यूनाइटेड नेशंस को एक पानी पे फोकस करके एक दोबारा कॉन्फ्रेंस करने के लिए। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी टॉप 5 चैलेंजेस में वाटर स्कैर्सिटी को अपने, जो इनकी मीटिंग होती है डावोस में, 2-3 साल पहले उन्होंने ये सामने रखा। स्थिति वाकई चिंताजनक है। पर मैं आपको 2 चीज़ें बताना चाहती हूँ जी। एक तो मैं सॉल्यूशंस की तरफ जाना चाहती हूँ, और दूसरा जो ये सारे आंकड़े हैं, ये आंकड़ों ने जो हम लास्ट 4-5 साल से जलवायु परिवर्तन के कारण जो इतने नेचुरल डिज़ास्टर्स बढ़े हैं, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे वो सुखाड़ हो, चाहे वो तूफ़ान हो, उसका रिश्ता पानी के साथ क्या है, उसको कैसे हम समाधान कैसे ढूंढ सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा आपसे बात करना चाहूँगी। जी हाँ, ज़रूर मैम। तो अगर आप देखें तो आपने जो आंकड़े दिए, अगर हम पूरे विश्व का मैप देखें तो पूरे विश्व में ऐसा कोई कॉन्टिनेंट नहीं होगा जहाँ पे पिछले 2-3 साल में बाढ़ भी बढ़ी हो और सुखाड़ भी बढ़ा हो। और अगर हम अपने देश भारत को देखें तो टॉप 5 कंट्रीज़ एट रिस्क सुखाड़ के लिए हमारा देश है। सबसे ज़्यादा लोग जो बाढ़ से अफेक्टेड होंगे वो भी टॉप 5 में हमारा देश है। तो ये जलवायु परिवर्तन का एक जो अलग से एक और लेयर हमारे सामने आया है, उसके बारे में हमको थोड़ा सा सोचना चाहिए। और अफसोस होता है कि जो बारिश गिरती है इस धरती पे, जो हमारी प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर है, उसी को हम बोलते हैं कि वही कारण है कि जो हमारी वाटर स्कैर्सिटी या फ्लडिंग हो रही है। उदाहरण के तौर पे अगर पानी बहुत ज़्यादा कम टाइम पे गिरा तो हम बोलते हैं बारिश बहुत ज़्यादा गिरी और इसलिए बाढ़ आ गई। अगर बरसात नहीं बरसी तो हम बोलते हैं कि सुखाड़ आ गया। और जैसे हमारा देश है, इस देश में तो इंडिजिनस नॉलेज बहुत है इस पानी को उसका संग्रह करने के लिए और उसको कंजर्व करने के लिए। तो ये जो क्लाइमेट जलवायु परिवर्तन का एक एडिशनल चैलेंज आया है, उसकी तरफ हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और जैसे कि मैंने बोला कि यूनाइटेड नेशंस 47 साल बाद एक वाटर कॉन्फ्रेंस कर रहा है, वैसे ही आपको जान के हैरानगी होगी कि जो लास्ट ईयर क्लाइमेट चेंज की मीटिंग हुई इजिप्ट में, 27 साल बाद जो उनका ऑफिशियल डिक्लेरेशन है उसमें पानी आया कि पानी को अडेप्टेशन के लिए और जो हमारा नेचर है, प्रकृति है, इकोसिस्टम है, उसको रिस्टोर करने के लिए हम पानी को ठीक से संभालना चाहिए। बिल्कुल मैम। अब मैं आपकी बातों से जो मैं समझ पा रहा हूं मैम अभी तक, अब उसमें 2-3 चीज़ों के मुझे परिदृश्य नज़र आ रहे हैं। एक, पहला जो हमारी खपत है वो तो स्वाभाविक रूप से जिस तरह से हम विकास की जो दौड़ है, इसमें हमको आगे बढ़ना है, हमको ट्रिलियंस में अपनी इकोनॉमीज़ को आगे बढ़ाना है, और स्वाभाविक रूप से ये होना भी चाहिए। एक इंसान के किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बड़ा ज़रूरी है। लेकिन उसके सापेक्ष क्या हम संसाधनों को सहेज पाए हैं? प्रॉब्लम कहाँ है मैम? प्रॉब्लम क्या ज़रूरत से ज़्यादा संसाधनों का दोहन, खास तौर से जल संसाधनों का दोहन, ये बड़ी समस्या आप मानते हैं? या जो आप बार बार जिस पर जोर दे रही हैं कि क्लाइमेट चेंज, हम देख रहे हैं कि मौसम का अतिरेकी रूप जो हम देख रहे हैं, बारिश की जगह अचानक से अतिवृष्टि हो जा रही है, बाढ़ आ जा रही है, और दूसरी तरफ
हल्की फुल्की पानी की कमी जहाँ होनी चाहिए थी या कम बारिश होनी चाहिए थी, वहाँ पर सुखाड़ आ रहा है। तो ये जो अतिरेकी चाल है मौसम की, ये बड़ी समस्या है मैम, या फिर संसाधनों का हम जो एक स्मार्ट यूज नहीं कर पा रहे हैं, वो बड़ी समस्या आपको लग रहा है मैम? देखिए दीपक जी, ये दोनों चीज़ें जो आपने रखी, ये दोनों के कारण है। एक तो हम अपना पानी को ठीक से हमने ना उसको रिस्पेक्ट दिया, ना ठीक से उसको जो लव देना चाहिए वो दिया। हमने बस लेते गए और हमने ये नहीं सोचा कि सिर्फ लेना नहीं चाहिए, आप अपना बैंक अकाउंट देख लीजिए, हमको वापस डालना भी चाहिए। तो एक तो वो है, दूसरा है कि जलवायु परिवर्तन। तो जो सामने दृश्य आ रहा है वो ये है कि जो हमारी धरती है वो घायल है, वो ज़ख्मी है। और अगर हम जलवायु परिवर्तन की बात करेंगे तो सिर्फ नेट ज़ीरो से ये इसकी समस्या हल नहीं होगी। हमें नेचर को रिजुविनेट करना पड़ेगा और उसके लिए हमें पानी सबसे ज़रूरी है। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं? तो इस देश में अगर हम देखेंगे, हमारे इतने शायद 16 अलग अलग इकोलॉजिकल जोन्स है इस देश में, और जो हमारा इंडिजिनस विजडम था वो वहाँ की इकोलॉजी को देख के, बरसात को देख के, क्लाइमेट को देख के, उनका एक ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था जिससे वो बारिश के पानी को रोकते थे, वो जो ग्राउंड वाटर है, जो भूजल है, उसको भरते थे और उससे अपना काम, उससे जो हमारे सरफेस वाटर है जैसे नदियां हैं उसमें भी पानी आता था और उसको लेके वो अपना पानी, अपनी ज़िंदगी चलाते थे। तो एक तो हमको ये जो भूजल है और जो सरफेस वाटर है उसका जो एक रिलेशन है दोनों के बीच में, उसको बरकरार रखना चाहिए। जैसे वो टूटा तो हमारे रिसोर्सेस घटेंगे। दूसरा, अगर हम ये बारिश के पानी को रोकें और उसको कंजर्व करें और नदियाँ को फ्लो करने दें, तो एक तरफ तो हमको पानी मिलेगा और फिर जो पानी मिलेगा उसका जुडिशियस यूज़, मतलब ओवर यूज़ नहीं कि भाई पानी आ गया तो जो मर्जी उससे करो। तो दोनों चीज़ों को साथ साथ चलना पड़ेगा और ये हमने इस देश में किया है। हमारे पास 40-40 साल के पुराने उदाहरण हैं। ये तो जो सस्टेनेबल है, अभी तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तो 2015 पे आए हैं, पर ये हमारे पास ऐसे इस देश में एग्जाम्पल है जहाँ पे पलायन हुआ, थोड़ा पानी उन्होंने संग्रह किया, ग्राउंड वाटर रिचार्ज किया, खेती बढ़ी और खेती बढ़ के फिर लोग वापस अपने गांव आए। और इससे जो और काम इतना अच्छा हुआ कि जब खेती हुई तो कार्बन का वो अब्जॉर्प्शन भी हुआ, तो क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन हुआ, फिर इवेपो ट्रांसपिरेशन हुई तो छोटे छोटे बादल हुए जी। तो ये बादल से बड़े बड़े बादल आए, वहाँ पे बरसात हुई, लोगों ने ठीक से पानी यूज़ किया। और इस साल जो है हमारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, ये मुझे लगता है हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा किया, क्योंकि ये पानी का यूज़ भी कम करते हैं, इसमें न्यूट्रिशन भी है, लोकल फूड सिक्योरिटी भी है। तो दोनों चीज़ों को साथ लेके अगर हम जाएं तो हम जो हमारे सामने आता है, कुछ तो हम लोगों की पीड़ा उसकी बिल्कुल हमारी कम हो सकती है। आपने बड़ा आपने इसका उत्तर बड़ा मल्टी डायमेंशनल दिया और हमें लगता है कि समस्या का समाधान भी मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। ये किसी एक नीति, किसी एक विभाग, किसी एक आयोग या एक मंत्रालय का इशू नहीं है कि जल संसाधन मंत्रालय की ही जिम्मेदारी है जल का संरक्षण। ये हर तरफ से होगा, इसमें सारी मिनिस्ट्री को मल्टी मिनिस्ट्रियल एक इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। बिल्कुल मैम। लेकिन मैम मेरा आखिरी सवाल जो है वो एक चिंता से जुड़ा हुआ है। जब मैं डेटा देखता हूँ और भारत सरकार के जो अनुमान है, इसके मुताबिक भारत की जो टोटल 21 नदी घाटियां हैं, इनमें से 13 नदी घाटियों पर जबरदस्त स्ट्रेस है और इनमें से जो 5 नदी घाटियां हैं उनमें तो निरपेक्ष जल न्यूनता, जिसे कहा जाता है कि 500 क्यूबिक मीटर से भी कम जो उपलब्धता है वो रह गई है। 5 नदी घाटियों में जल न्यूनता है, इसमें 1000 क्यूबिक मीटर से कम है, और 3 में जल तनाव है जिसमें 1700 क्यूबिक मीटर हम कहते हैं कि उससे नीचे है। तो यानी कि 21 में से 13 में जबरदस्त दबाव है। तो हमारा भविष्य क्या होगा मैम? अब हम इधर उधर से तो पानी ला नहीं सकते हैं। मैं डेटा पढ़ रहा था कि दूसरे देशों के जल संसाधनों का, अपने अड़ोस पड़ोस के देशों में जल संसाधनों के बंटवारे का सिर्फ मैकेनिज्म दुनिया के 20-21 देशों में है। अब हमारे लिए प्रॉब्लम यह है कि हमारे ऊपर तो डिपेंडेंट कुछ और देश भी हैं, तो हम कहां से पानी लाएंगे मैम?
तो ये देखिए, वाटर नोज नो बाउंड्रीज, वो कोई पॉलिटिकल बाउंड्री को रिकॉग्नाइज नहीं करता। ये जो मैंने आपको कहा कि ये जो भूजल है और जो सरफेस नदी का पानी है, अगर इन दोनों में रिश्ता सही रहेगा तो अगर हमारा ग्राउंड वाटर अद्भुत होगा तो वो बेस फ्लोज प्रोवाइड करेगा हमारी नदियों पे, और जब बरसात का मौसम आएगा तो बहुत पानी होगा तो वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज करेगा। तो ये एक अच्छा सा बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी है। दूसरा, जो नदी में इंक्रोचमेंट हुआ है उसको थोड़ा सा हटाने की ज़रूरत है। अगर नदी को बहने देना चाहिए, जो लैंड नदी की है उसको नदी को वापस देना चाहिए ताकि वो अपने खुशी से वो बहे। तीसरा है, अगर हम कोई भी नदी लें तो उसमें बहुत सारी छोटी छोटी उप नदियाँ हैं, स्ट्रीम्स हैं, नाले हैं जो बड़ी नदी में फीड करती हैं। अगर हम गंगा को ले लें, गोदावरी, कोई भी नदी आप ले लो, यमुना को ले लो, सो बहुत सी नदियाँ फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर तक हो जाती हैं। तो ये छोटी छोटी नदियाँ को अगर हम पुनर्जीवित करेंगे, जो थोड़ा सा आसान है क्योंकि वो लोगों के बिल्कुल पास है, उनके शहरों से जाती हैं, उनके गांव से जाती हैं, कनेक्शन ज़्यादा होता है, उनको पुनर्जीवित करने में थोड़ा आसान होता है। तो जैसे ये पुनर्जीवित होंगी तो हमारी वो अपना फ्लो बड़ी बड़ी नदियों में भी डालेंगी। बाकी जो नदी की सोर्स है, चाहे वो फॉरेस्ट हो, चाहे वो पहाड़ हो, तो वहाँ पे भी जो सोर्स है, नदी की स्रोत है, उसको भी थोड़ा वहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। वहाँ पे इंक्रोचमेंट से बचना चाहिए, वहाँ पे प्लांटेशन करना चाहिए ताकि जो भी बारिश गिरे या तो वो नदी में जाए और नदी हमारी बहे। तो ये 4-5 चीज़ें अगर हम कहें, और इस देश में एग्जाम्पल्स हैं, महाराष्ट्र में है, राजस्थान में तो 13 नदी हैं जो पुनर्जीवित हुई हैं, और ऐसे इलाके हुए हैं दीपक जी, जैसे जहाँ के चंबल के डकैत थे, वहाँ पे उन्होंने पानी का काम शुरू किया, उन्होंने अपनी बंदूकें छोड़ी। कोई बंदूक, मतलब जो भी बंदूक उठाता है ज़्यादातर तो मजबूरी में ही होता है, क्योंकि परिवार भूखा है और कोई साधन नहीं है। तो बिल्कुल आपने सही कहा, एक नदी के सूखने के इर्द गिर्द कितनी कहानियां बनती हैं, ये सब हमारे सामने हैं। आप प्राचीन काल से लेकर अब तक की देख लीजिए कि कितना आपने बिल्कुल दस्यु संकट कहा, डकैतों का संकट से आज की डेट में पलायन पर बड़ी बात हो रही है। तो इन सब की जड़ में रोजगार एक बड़ा इशू है, एनवायरमेंटल इश्यूज तो हैं ही। तो एक नदी के सूखने से, एक पानी के स्रोत के सूख जाने से किस तरह का इकोसिस्टम पनपता है हमारे यहाँ, किस तरह की समस्याएं जन्म लेती हैं, वो हमारे सामने है। लेकिन जैसा मैम ने कहा कि इन समस्याओं के बिल्कुल हमारे सामने इनके समाधान भी मौजूद है और उन समाधान के उदाहरण भी मौजूद हैं। थोड़ा सा हमें देखना होगा कि उन समाधानों की ओर कैसे जाया जाए और कितना तेज़ी से जाया जाए। इस बार का जो थीम रखा गया है कि कितनी तेज़ी से आप समाधान की ओर जाएं, हमें लगता है वो मूर्त रूप तभी ले पाएगा जब एक कलेक्टिव एफर्ट्स हम सामने साथ में देखेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर इंदिरा खुराना मैम, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, आपने विश्लेषण दिया। थैंक यू सो मच मैम।